नमस्कार। नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स और इसके अंतर्गत हम देखेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स और इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो मार्च 2024 में घटित हुई। तो इसमें देखें सबसे पहले जो है पैट कमिंस के बारे में देखते हैं। तो आईपीएल 2024 से पहले यानी आईपीएल 2024 इसकी शुरुआत 22 मार्च 2024 से शुरू होगी। तो इसमें देखें आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। कमिंस ने एडन मार्क्रम का स्थान लिया है। कमिंस को हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 20.50 यानी 20.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। कमिंस आईपीएल इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। इसके बाद त्रिपुरा के बारे में देखें तो ये त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि त्रिपुरा को भी मैं देखा था कि ये 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों में 6वीं अनुसूची में जो शामिल राज्य हैं उसमें एटीएम स्क्वायर में जो असम, त्रिपुरा और 2 से एक मिजोरम और मेघालय है। तो इसमें देखें त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे में रिसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। वहीं कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जी टैग दिया गया। यानी जो रिसा है ये त्रिपुरा का और तारकसी कहाँ का है, उड़ीसा है। प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग दिया गया। उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने 1 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध चांदी तारकसी के लिए जीआई टैग का अनुरोध किया था। आगे इसमें देखते हैं तो यह है झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड जो है इसमें यह देखें झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वह चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसके बाद हरियाणा के हिसाब के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। अगला इसमें देखते हैं। अगला यह है आपका एनएलएससी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की एनएलसीआईएल द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। यूपी स्पेशल के अंतर्गत इसमें देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट के 2 यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसले ली गई। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। अगला देखते हैं सुधा मूर्ति के बारे में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। सुधा मूर्ति जो नारायण मूर्ति जो उद्योगपति हैं उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति और उनको जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के विशेष सत्कार के अंतर्गत। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुबली नदी पर किया गया। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है जो 32 से 33 मीटर नीचे स्थित है। इसके बाद स्वीडन में देखें यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, क्योंकि पिछली बार जो था वो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बना था। इस बार स्वीडन बन गया है। स्वीडन पर कुछ आपत्तियों के कारण नहीं बन पाया था लेकिन यह 2024 में बन गया। तो इसमें देखते हैं यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य संगठन यानी नाटो का जो यह है का नया सदस्य बन गया। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रमणता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ यानी स्वीडिश के जो प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात की घोषणा की उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। आगे देखें पनामा के बारे में। तो सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर यानी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का जो 97वां सदस्य देश पनामा बना है। इसको देखते हैं। सेंट्रल अमेरिकी देश और ये सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया। पनामा आईएसए का 97वां यानी 97वां सदस्य देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हस्ताक्षरकर्ता देश देखें तो 116 हैं और जो शामिल देश देखें कितने सदस्य देश हैं तो 97 सदस्य देश हैं।
इसके बाद देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन टनल है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद नीता अंबानी के बारे में देखें तो यह आपका है कि 71वीं मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि 71वां मिस वर्ल्ड जो आयोजन इसका मुंबई में भारत की मेजबानी में किया गया था। 27-28 वर्षों बाद इसका आयोजन भारत में किया गया। तो इसमें देखें जो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया गया। नीता को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। इस बार मिस वर्ल्ड फिनाले का आयोजन भारत में किया गया था। राष्ट्र के बारे में देखें तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र सिंधुदुर्ग की अनुमानित परियोजना लागत 182 करोड़ रुपए। अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखें तो ये तो हम देख चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश नीता अंबानी के बारे में देखा। इसके बाद चेक रिपब्लिक के बारे में देखते हैं। चेक रिपब्लिक 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में आयोजित किया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी। इस इवेंट में 120 देशों की प्रतियोगी ने हिस्सा लिया। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 के विनर सिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। आसिफ अली जरदारी के बारे में देखें तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसान ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। आसिफ अली पाकिस्तान की पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पत्नी। 68 वर्षीय जरदारी को नेशनल असेंबली और सीनेट में 255 वोट मिले। शहबाज शरीफ हाल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शहबाज शरीफ बने थे फरवरी 2024 में। और मार्च 2024 में जो है पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति कौन बने? आसिफ अली जरदारी दूसरी बार। ये जो बेनजीर भुट्टो के पति हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें तो आपका किलियन मर्फी के बारे में देखें। एकेडमी अवार्ड, इसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। एकेडमी अवार्ड 2024 96 एकेडमी अवार्ड की घोषणा कर दी गई। लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। बारबी को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। व्हाट वाज आई मेड फॉर गाने के लिए बिली एलिश और फिनिश को अवार्ड मिला। अगली महत्वपूर्ण खबर देखते हैं वो साइंस टेक से। क्या है MIRV टेक्नोलॉजी जिसके साथ अग्नि 5 मिसाइल का किया गया टेस्ट। इसमें देखते हैं भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। इसके तहत एक सिंगल मिसाइल परमाणु हथियार के साथ कई हथियार ले जा सकती है। 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल एक बार में कई लक्ष्य भेज सकती है। MIRV से लैस मिसाइल में हथियार मिसाइल के पोस्ट व्हीकल में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है उस पर देखते हैं तो इन्होंने प्राउड ऑफ और DRDO साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र, यानी जो अग्नि 5 का जो डेवलपमेंट किया DRDO ने और इसका जो टेस्ट किया गया वह मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत टेस्ट किया गया। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का कहना है प्राउड ऑफ और DRDO साइंटिस्ट फॉर मिशन दिव्यास्त्र द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलपमेंट अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये आपका MIRV जिसके बारे में चर्चा देख रहे थे। MRIV का फुल फॉर्म है MRIV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ये टेक्नोलॉजी है। आगे इसमें देखते हैं यही मिसाइल। इसमें देखें तो भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का किया पहला फ्लाइट टेस्ट। इसमें देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बताया कि DRDO के वैज्ञानिकों ने MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस देश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला फ्लाइट टेस्ट किया। PM मोदी ने एक्स पर लिखा हमें DRDO के वैज्ञानिकों को गर्व करते हुए टेस्ट मिशन दिव्यास्त्र के तहत किया गया। यह जो टेस्ट किया गया दिव्यास्त्र मिशन के अंतर्गत किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे इसमें देखते हैं तो ये महत्वपूर्ण खबर है। देश में शुरू हुआ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की डिब्बों का निर्माण अश्विनी वैष्णव ने किया उद्घाटन। इसमें देखें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की कारवाड़ी के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। कहां पर किया जा रहा है? बेंगलुरु में। रेल मंत्री ने इन डिब्बों को बनाने वाली कंपनी भारत अर्थ मूवर्स की यूनिट का निरीक्षण करते हुए एक वीडियो भी एक्सप्रेस शेयर किया। गौरतलब है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 डिब्बे होंगे। इसमें देख लेते हैं अग्नि 5 जो टेस्ट किया गया क्यों महत्वपूर्ण है। MIRV टेक्नोलॉजी और किन देशों के पास इस टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें। गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफिकेशन के मुताबिक MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें परंपरागत मिसाइलों से अलग होती हैं और इससे अलग अलग स्पीड और दिशाओं से हथियार दागे जा सकते हैं। बकौल रिपोर्ट्स अमेरिका, रूस, चीन, यानी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और UK के पास MIRV से लैस मिसाइलें हैं। यानी कुल कितने देशों के पास देखें तो 1 2 3 4 5 भारत 6वां देश बना। इस तरह से भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया।
आगे इसमें जानकारी देखते हैं चुनावी बॉन्ड संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट में जो एसबीआई से जानकारी मांगी जा रही है, एसबीआई को फटकार लगाया जा रहा है, उसमें देखें तो कल तक जो चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट, कल का मतलब आज 12 मार्च 2024 तक जानकारी देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून का समय देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल यानी 12 मार्च यानी आज 12 मार्च 2024 तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का। इसके अलावा कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन जानकारियों को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डालने को कहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी को इसमें कवर करते हैं तो यह है इस साल 2024 की जो है मिस वर्ल्ड, इसमें देखते हैं प्रियंका चोपड़ा मेरी प्रेरणा है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2024 विजेता चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने बताया कि अभिनेत्री व मिस वर्ल्ड 2000 की प्रियंका चोपड़ा उनकी प्रेरणा है। क्रिस्टीना ने कहा कि उन्होंने बॉलीवुड की फिल्में देखी और फिल्म कभी खुशी कभी गम का गाना ले जा बोली चूड़ियों का पसंदीदा भारतीय गाना है। बकौल क्रिस्टीना उन्हें भारतीय खाना भी पसंद है। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण जो खबर है वो क्रिकेट संबंधित है। अभी भारत और इंग्लैंड के बीच जो 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला उसको भारत ने 4-1 से जीत लिया। तो उसी पर आधारित देखें जो जानकारी दी गई इसमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया से कम होने के बावजूद WTC की अंक तालिका में शीर्ष पर क्यों है भारत। इसमें देखें ऑस्ट्रेलिया 90 से कम अंक के बावजूद भारत 74 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की अंक तालिका पहले स्थान पर है। दरअसल WTC की टीमों को अर्जित अंक प्रतिशत के आधार पर रैंक दिया जाता है। भारत ने WTC 2023-25 में खेले गए 9 में से 6 68.51 अंक, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 में से 8 मैच 62.50 अंक मिले हैं। अगली खबर इसमें देखते हैं तो पीएम मोदी ने दिल्ली में नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन उड़ाते देखा। भारत सरकार ने शेयर किया वीडियो। इसमें देखें प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार यानी 11 मार्च 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन का प्रदर्शन देखा, जिसका वीडियो सरकार ने शेयर किया। पीएम ने नमो ड्रोन दीदियों को 1000 ड्रोन सौंपे। नमो ड्रोन दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाना है। प्रमुख खबर इसमें देखते हैं तो सास ससुर से भरण पोषण नहीं ले सकती बहू, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला है। इसमें देखें तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक बहू अपने सास ससुर से भरण पोषण नहीं ले सकती। कोर्ट ने एक बुजुर्ग दंपति की याचिका सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें दंपति को मृत बेटी की पत्नी को 20,000 रुपया और उसके बच्चों को 5,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था। और करते हैं आज जैसा कि 12 मार्च 2024 है तो इसमें देखते हैं दांडी मार्च के बारे में। गांधी जी का दांडी मार्च का चित्र दिखाया गया। तो इसमें क्यों 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरुआत है दांडी मार्च। इसमें देखते हैं तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की अगुवाई में साबरमती आश्रम से, कहां से शुरुआत है ध्यान देना है, साबरमती आश्रम से दांडी गांव गुजरात के लिए पदयात्रा शुरू की गई थी। 24 दिन में इंपॉर्टेंट है कितनी दिनों तक, 24 दिन में 350 किलोमीटर चलकर गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा था। ब्रिटिश राज में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था और उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए पैसे देने पड़ते थे। तो इतिहास में 12 मार्च की तारीख में दर्ज प्रमुख घटनाओं में 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च भी शामिल है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम पड़ाव माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों की बनाए नमक को तोड़कर उस सत्ता की चुनौती थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य का भी सूरज नहीं डूबता। तो कौन कौन सी घटनाएं भारतीय इतिहास में घटी, हालांकि इसमें कुछ जानकारी अतिरिक्त भी हो सकती है। तो भारतीय इतिहास में 12 मार्च को कौन कौन सी घटनाएं घटी तो इसमें देखें, इसमें जो आपका है 12 मार्च को 1872 यानी 12 मार्च इसको हम देखते हैं 1872 में 12 मार्च को लॉर्ड मेयो को मौत के घाट उतारने वाले शेर अली को फांसी पर लटकाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही जो है सर्वप्रथम जो है जनगणना कराई गई थी। भारत में जनगणना 1872 की गई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही, और नियमित गणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। और लॉर्ड मेयो मात्र एक ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। और कौन किया था, शेर अली। और शेर अली को जो है 12 मार्च को फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद 12 मार्च में देखें 1799 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषणा की थी। 1930 में तो देखा हमने कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद से साबरमती आश्रम के लिए दांडी यात्रा शुरू की। तो उन्होंने इसके साथ ही सौर्य अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया और लोगों से ब्रिटिश हुकूमत को कर न अदा करने को कहा। यानी जो सौर्य अवज्ञा आंदोलन था इसमें गांधी जी ने कहा, यानी दांडी यात्रा से ही संबंधित है, सौर्य अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और लोगों से ब्रिटिश हुकूमत को कर न अदा करने को कहा गांधी जी ने। हमको इसमें कवर करते हैं तो 1942 दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीप खाली किया है, यानी भारत का जो अंडमान द्वीप है उसको खाली किया ब्रिटिश सैनिकों ने कब, 12 मार्च को ही। और 12 मार्च को जो है वह सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अंडमान द्वीप को खाली कराया था अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत जापान की मदद से। 1954 भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की थी 12 मार्च को। 1960 भारतीय मनीषी लेखक और संस्कृत विद्वान क्षिति मोहन सेन का निधन हुआ। तो 1967 में देखें तो 12 मार्च को इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों में सैकड़ों लोग हताहत हुए थे, कब, 12 मार्च को। अगली खबर इसमें कवर करते हैं तो यह देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यह सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है भयावह। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश, चाइल्ड पोर्न देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भयावह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर हैरानी जताई इसमें कहा गया है कि चाइल्ड पोर्न देखना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पीठ ने कहा, जज ऐसा कैसे कर सकते हैं, यह भयावह है, नोटिस जारी करें। एनजीओ जस्ट फॉर राइट चिल्ड्रंस अलायंस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कवर करते हैं तो कौन है 31 वर्षीय आसिफा भुट्टो जो होंगी पाकिस्तान की प्रथम महिला। इसमें देखें रिपोर्ट के अनुसार आसिफा भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की प्रथम महिला बनने वाली हैं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और दिवंगत पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 31 वर्षीय बेटी आसिफा ने ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से पढ़ाई की। आसिफा ने
पीपीपी की एक रैली में 2020 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। अभी जैसे कि हमने देखा कि कल जो आसिफ अली जरदारी जो है वह पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे और उनकी बेटी जो है वह पाकिस्तान की पहली महिला बनने वाली हैं, आसिफा भुट्टो या आसिफा जरदारी। और इसमें देखते हैं तो मोहनलाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सैनी होंगे हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री। इसमें देखें हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की से मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद सांसद नायब सैनी को राज्य में बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिया गया और राज्य में अगले मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी के मुताबिक सैनी। आज यानी 12 मार्च 2024 को शाम यानी आज मंगलवार शाम 5 मुख्यमंत्री पद शपथ लेंगे। खट्टर ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के खटकलों के बीच मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। इसमें देखें हरियाणा विधानसभा की स्थिति कुल देखें, कुल सीटें कितनी है 90 हैं। इसमें बीजेपी 41, जेजेपी 10, कांग्रेस 30, निर्दलीय 7, हरियाणा लोकहित पार्टी को 1 और इन लोगों को 1 सीट मिली थी। हरियाणा बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के खटकलों के बीच क्या है विधानसभा की स्थिति, इसको हम देख लिया यहाँ पर, ये विधानसभा की स्थिति।